जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसका टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूलभूत अधिकार। आर्टिकल आपका 12 से लेके आपका आर्टिकल 32 तक जाता है, जो कि इसमें स्पेशल प्रावधान भी आते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एनी कंट्री। इसका मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स या मूलभूत अधिकार वो अधिकार होते हैं जो किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कि उस व्यक्ति के उस देश में रह रहे उस व्यक्ति की क्या अधिकार हैं, जो उस व्यक्ति में पैदा हुआ है ही अभी अगले ही सेकेंड उसको ये सारे अधिकार मिल जाते हैं अगर वो भारत का निवासी है या भारत में रह रहा है। तो देखिए, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इसके लिए एक, जैसे मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि आपका फंडामेंटल राइट्स वायोलेट होता है, कोई आपका फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन करता है, जो कि हम आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे और इस वीडियो में उसके कुछ हिस्से को हम देखेंगे। तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स कोई छीन रहा है, तो वो जैसे मान लीजिए थाने में जा रहा है और वो उसकी FIR नहीं लिख रहा है, तो उसके पास एक अधिकार होता है कि वो आर्टिकल 32 के तहत वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत डायरेक्ट वो हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकता है। इसमें स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई वसूल नहीं होता है, इसमें कोई भी प्रावधान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नहीं आता है। तो हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, इसको पहले हम देखते हैं। देखिए, पहला आता है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। भारत में रह रहे हर उस व्यक्ति का, चाहे वो ऊंचे तबके का हो या नीचे तबके का हो, उसको भारत की सरकार के नज़र में, कानून के नज़र में हर व्यक्ति समान है। तो इसको हम देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 14 क्या कहता है, राइट टू इक्वलिटी, कानून की नज़र में सभी बराबर हैं, चाहे अमीर हो चाहे आप गरीब हो, चाहे आप किसी अरबपति के घर में पैदा हुए चाहे किसी झोपड़पट्टी में हम रहते हो। अगर कोई केस ऐसा हुआ जिसमें आपका नाम आ रहा है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कानून की नज़र में सभी लोग बराबर है। ये हमारा आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 हमारा क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। कोई भी व्यक्ति को उसके धर्म के आधार पर, उसके जात के आधार पर, उसके कास्ट, उसके सेक्स के आधार पर और उसके प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब कि वो व्यक्ति कहाँ जन्मा हुआ है। आर्टिकल 15 ये कहता है कि कानून की नज़र में हर वो व्यक्ति जो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी सेक्स यानी कि पुरुष हो या स्त्री हो, किसी भी सेक्स का हो और किसी प्लेस ऑफ बर्थ का हो। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ है, वहाँ का वो रहता था, लेकिन वो किसी दूसरे कॉलेज, किसी दूसरे स्टेट में या किसी दूसरे सिटी में जाके बस गया, लेकिन इसके आधार पर हम उसको ये नहीं कर सकते तुम उस स्टेट के हो और तुमको इस स्टेट में काम नहीं दिया सकता या तुम्हारे साथ कोई भेदभाव किया जाए। अगर ये कोई आपके साथ इस तरह का भेदभाव करता है तो आपके आर्टिकल 15 का वो विरोध कर रहा है। यानी कि सरकार ने आपको आदेश दिया है, सरकार की तरफ से आपको ये राइट्स मिला है कि आप किसी भी व्यक्ति को कहीं भी जाके रह सकते हैं, चाहे किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ का हो। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ प्लेस ऑफ बर्थ के अनुसार, चाहे आप यूपी के हैं, चाहे बिहार के हैं, चाहे महाराष्ट्र के हैं, किसी इसके बेसिस पे आपको वो आता है, चाहे इस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल करता है, तो वो आर्टिकल 15 का आपका वायोलेट कर रहा है। इसके प्रति आप जाके कोर्ट में केस कर सकते हैं। आर्टिकल 16 क्या था, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन अ मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वो होता है जो सरकारी नौकरी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब सरकारी नौकरी। अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी वैकेंसी निकलती है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को समान अधिकार से मौका मिलना चाहिए और समान अधिकार के उसकी जो सैलरी होती है वो मिलनी चाहिए। अगर कोई ऐसी जॉब है जिसमें महिलाओं को नहीं लिया जा रहा है, वो गवर्नमेंट जॉब है, जिसे सरकार ने कोई वैकेंसी निकाली और उसमें दे रहा है कि इसके लिए महिलाओं को नहीं लिया जाएगा। हाँ, स्पेशल केसेस हो सकते हैं जिसको प्रायोरिटी मेल कैंडिडेट को ज़्यादा दी जाती है, लेकिन कोई ऐसा सामान्य पद है जो गवर्नमेंट ने निकाल रहा है और उसमें ये कह रहा है कि हम बस स्त्रियों को लेंगे या पुरुष को नहीं लेंगे या पुरुष को लेंगे स्त्रियों को नहीं लेंगे, तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपका आर्टिकल 16 के प्रति आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। इसके साथ ही आप केस कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके फंडामेंटल राइट्स में आता है कि किसी भी सरकारी नौकरी में सरकार किसी व्यक्ति के उसके पुरुष या स्त्री होने पर ये भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन वो जो एम्प्लॉयमेंट का, वो जो व्यवसाय का जो जरिया होना चाहिए वो गवर्नमेंट जरिया होना चाहिए, ना कि प्राइवेट सेक्टर। आर्टिकल 17 क्या कहता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मीन्स होता है छुआछूत।
यानी कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे नहीं होता है गांव में कि कोई नीचे तबके का व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, और किसी नीचे तबके का यानी कोई एसटी है, यानी शेड्यूल कास्ट का है, जिसको प्रसाद या कुमार के नाम से लोग ज़्यादातर गाँव में चमार बोलते हैं, अगर उसके साथ आप भेदभाव कर रहे हैं कि तुम्हारा शरीर मेरे शरीर से टच हो गया है, तुम्हारा शरीर मेरे शरीर से टच हो गया, मैं अपवित्र हो गया, अगर इन जैसे शब्दों या कथनों का इस्तेमाल वो व्यक्ति करता है, तो वो सामने वाला व्यक्ति, इसके अनुसार उसके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है, क्योंकि ये हमारे आर्टिकल नंबर 17 में दिया है कि आप किसी भी व्यक्ति की छुआछूत से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसके प्रति वो आपके लेके अपने कोर्ट में आपको लेके जा सकता है। अब देखिए आर्टिकल 18 हमें क्या कहते हैं, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। आप किसी व्यक्ति के टाइटल के अकॉर्डिंग उसके प्रति कोई भी या भेदभाव या उसके शब्द दूसरे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई शर्मा है, कोई पांडे है, कोई मुस्लिम है, कोई बनिया है, अब अगर किसी व्यक्ति को इन शब्दों के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसकी फंडामेंटल राइट्स का वायोलेट कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि वो उसकी आहत, उसकी स्वाभिमान को ठेस पहुंच रहा है, तो वो आर्टिकल 18 की मदद से वो आपके साथ ऊपर एक केस कर सकता है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के वजह से, जो कि आपको फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है। के बारे में राइट टू इक्वालिटी हमने पढ़ लिया अभी कुछ देर पहले। तो राइट टू फ्रीडम देखिए होता क्या है, यानी कि फ्रीडम मतलब होता स्वतंत्रता, यानी कि भारत सरकार ने हमारे मूलभूत अधिकारों में कुछ ऐसे भी अधिकार दिए हैं जो हमें स्वतंत्र रहने का पूरा अधिकार देता है। तो देखिए आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक हमें राइट टू फ्रीडम है। राइट टू फ्रीडम का जो जितने भी आर्टिकल्स इसके अंदर आते हैं वो है 19 से लेके 22 तक। तो पहला हमारा 19 का आर्टिकल ये है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। सर्टेन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सर्टेन शब्द एक छुपा हुआ है, इसका मतलब है कुछ इस पे रिस्ट्रिक्शन है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे मान लीजिए आप कहीं भाषण दे रहे हैं, आप अपने विचार को किसी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने विचार को कहीं रख सकते हैं, लेकिन आप उन शब्दों या उन चीज़ों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जो देश हित के खिलाफ हो, यानी कि अपने देश के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हो, किसी देश के किसी पद पे, प्रतिष्ठित पद के बारे में आप कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, या किसी दूसरे देश का, जो हमारे देश का एक फ्रेंडली फ्रेंड है, एक फ्रेंडली कंट्री है, उस देश के बारे में आप कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो इसके अंतर्गत वो चीज़ें नहीं आए, क्योंकि इसलिए यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में सर्टेन शब्द का इस्तेमाल रखा है। आप कुछ भी बोलना चाहते हैं बोलिए, किसी भी के बारे में कुछ भी बोलिए, लेकिन वो देश हित में होना चाहिए, देश के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ये था हमारा आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल 20 हमें क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू द कन्वेंशन ऑफ लॉ। इसके अंतर्गत 3 कानून आते हैं, ये आपको जाना बहुत ही जरूरी है। देखिए 3 कानून क्या है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल ज्योपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो पोस्ट फैक्टो लॉ, नो पोस्ट फैक्टो लॉ। देखिए इसका मतलब क्या है कि नो पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा मुजरिम जिसने अपराध तो कर दिया है, लेकिन उसके प्रति जो कानून है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने को अभी फांसी की सजा है, किसी व्यक्ति को कोई अगर जान से मार देता है तो 302 के तहत उसको फांसी की या उम्र कैद की सजा मिलती है। लेकिन सोचिए कभी ऐसा कोई समय हो जब ये प्रावधान बना ही ना हो, किसी को कोई जान से मार दे रहा है या जान से मारने की कोशिश करता है, तो उसके लिए प्रावधान हो ही ना। उसने मर्डर तो कर दिया, लेकिन ये प्रावधान नहीं बना हुआ है कि कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को जान से मारता है या मारने की कोशिश करता है, उसके लिए ये प्रावधान है। अगर वो कर देता है लेकिन कानून उसके बाद बनता है, तब भी इस व्यक्ति को उस कानून के अनुसार सजा नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए मैंने कोई अभी गुनाह किया और उस गुनाह का अभी कोई दंडनीय अपराध मतलब नहीं तय किया गया है सरकार के द्वारा, यानी कि कोर्ट के द्वारा नहीं तय किया गया है, मेरा केस चल रहा है और उसके बाद केस खत्म हो गया, उसके बाद कोई ऐसा चीज़ मतलब ऐसा दंडनीय अपराध बना जिसके लिए मुझे कहा है कि उस दंडनीय काम के लिए इसको इसी तरह फांसी या जो भी दिया जाए, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं वो दिया जाएगा। देखिए दूसरा है नो डबल जियोपार्डी। ये देखिए नो डबल जियोपार्डी मतलब किसी व्यक्ति को एक गुनाह की एक ही सजा मिलेगी, एक गुनाह की एक। नो डबल जियोपार्डी मतलब किसी व्यक्ति को एक गुनाह की एक ही सजा मिलेगी। जैसे मान लीजिए किसी को ऐसा व्यक्ति है जिसने 5 मर्डर किए हैं, इसने 5 मर्डर किए हैं, 5 चोरियां की हैं, तो ऐसा थोड़ी नहीं कि एक मर्डर वो मर्डर किया
उसके ऊपर 302 के चार्जेस लगे, उसको उम्र कैद या फांसी की सजा सुनाई गई, उसको लटका दिया गया। मान लीजिए लटका दिया तो मान लीजिए एक मर्डर किया तो उसको लटका दिया गया, वो मर गया, फिर उसको उठा के लाओ, फिर टांगों की कूच ने दूसरा मर्डर किया था, फिर लाओ, फिर टांगों की तीसरा मर्डर किया। ऐसा नहीं होता है। कोई एक व्यक्ति किसी व्यक्ति की जान ले या 50 लोगों की जान ले, उस पर सजा सिर्फ एक ही मिलता है, यानी कि 50 का मजा नहीं मिलेगा, सिर्फ एक मिलेगा। और एक नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब कोई व्यक्ति अपने ही खिलाफ कोर्ट में गवाही नहीं दे सकता है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब कोई व्यक्ति अपने ही खिलाफ कोर्ट में गवाही नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो अगर पुलिस रिमांड में है, पुलिस के द्वारा जबरदस्ती करने पर वो अपने ही ऊपर कि मैंने ये कत्ल या जो भी जुर्म किया है मैं कबूल करता हूं, तो कोर्ट इस चीज़ को नहीं मानती है। आप कितने भी चिल्लाते रहिए, आप मुजरिम है, आप कितने भी चिल्लाते रहिए, मुलाजिम है, लेकिन कोर्ट इस चीज़ों को नहीं मानती। तो ये 3 चीज़ें आते हैं आपके आर्टिकल नंबर 20 में। आर्टिकल नंबर 21 क्या करता है? देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हर व्यक्ति जो भारत में रह रहा है, भारत का निवासी है, उसको स्वतंत्रता से जीने और स्वाभिमान से जीने का पूरा अधिकार है। कोई भी व्यक्ति जो भारत में रहता है उसको अपनी स्वतंत्रता से जीने या और अपनी डिग्निटी यानी कि अपने स्वाभिमान से जीने का पूरा अधिकार है। देखिए, ये जो हुआ था, एक केस चला था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि मेनका गांधी जा रहे थे विदेश किसी दौरे पे और भारत सरकार ने उनको लास्ट टाइम पे उनके वीजे को कैंसिल कर दिया, तो उन्होंने डायरेक्ट केस कर दिया भारत सरकार के ऊपर। अगर आप भी चाहें तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी भारत सरकार के ऊपर केस कर सकते हैं और सरकार आपको खुद देगी लॉयर। अगर आप उस सक्षम नहीं है कि मैं वकील अपने लिए कर सकूं, तो गवर्नमेंट वो जो वकील होते हैं, गवर्नमेंट इसीलिए बनाते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके पास लॉयर लेने की कैपेसिटी नहीं है, वो भारत सरकार से अपना पक्ष रखेगा और भारत सरकार उसका पक्ष कोर्ट के सामने रखे, भले वो भारत सरकार के ही अगेंस्ट में क्यों ना केस किया हो। तभी हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फंडामेंटल राइट्स। तो ये केस हुआ था कि उनका वीजा मेन टाइम पे कैंसिल कर दिया गया। तो उन्होंने किया कि आपने मेरे स्वाभिमान के ऊपर ठेस पहुंचाई है, क्योंकि मैं भारत के एक प्रतिष्ठित चेहरों में से एक थी उस समय वो। और उसके बाद उन्होंने केस किया और वो केस जीती। वो केस का नाम था ये मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था। तो किसी भी व्यक्ति को अपनी स्वच्छता, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी मतलब स्वाभिमान से रहने की पूरी छूट है इस भारत में। अगर कोई इसका हनन करता है तो आर्टिकल 1 का हनन कर, यानी कि वो आपका फंडामेंटल राइट्स का वायोलेट कर रहा है और इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। इसके लिए सरकार आपके साथ कुछ स्पेशल चीजें प्रावधान करेगी। ये होता है आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। समझ रहे हैं आप? कोई व्यक्ति को अगर कोई पुलिस वाला गिरफ्तार करता है तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान है। जैसे कोई व्यक्ति को आया, सबसे पहले ये होता है कि उस व्यक्ति को वारंट दिखाया जाता है कि आपको इस शक के आधार मतलब इस गुनाह के लिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पुलिस आई और तुरंत पकड़ के लेके चली गई, तो अगर आप ये पढ़े रहेंगे तो आप जानते हैं कि हमारा ये अधिकार है कि हम कोई पुलिस वाला आता है हमें पकड़ने के लिए, सबसे पहले उसके पास रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो सबसे पहले आपको दिखाएगी मैं इस केस के आधार पे, आपको शक के आधार पे या स्पेशल तरीके के अधिकार पे आपको मैं गिरफ्तार कर रहा हूँ। बिना उसके आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। इसके भी 2 केसेस होते हैं। कुछ केसेस होते हैं जो आपको शक के आधार पे गिरफ्तार किया जाता है और कुछ स्पेशल केसेस, जैसे मान ली कोई नॉर्मल चीजें हो गई, किसी का कोई मर्डर कर दिया, चाहे कोई जमीन का मामला है या किसी ने किसी 100 नंबर पे फोन कर दिया ताकि कोई ऐसा नॉर्मल चीजें हो, जमीन का विवाद हो गया, मार झगड़े हो गए, तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है शक के आधार पे। मतलब ऐसे नॉर्मल शक के आधार पे नहीं, नॉर्मल आधार पे। लेकिन कभी ऐसे हुआ, लेकिन इसके केस में ये होता है कि आपको 24 घंटे के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने आपको रखना पड़ता है। जो कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे तक से पहले पेश नहीं गया था, इसका मतलब है उसको कोई व्यक्ति जो स्वाभिमान से अपने घर में रहने की आजादी थी आर्टिकल 21 की तरफ, इसके लिए पुलिस ही खुद आर्टिकल 21 का हनन कर रही है आपका। इसके लिए पुलिस ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती है कि 24 घंटे से अंदर किसी व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाए, क्योंकि हमने इस व्यक्ति को इस शक के आधार या किसी भी केस का आधार हमने गिरफ्तार किया है। इसके बाद इसका जितना भी काम होता है वो कोर्ट करती है, पुलिस अपना पल्ला झाड़ लेती है। अगर ये 24 घंटे के अंदर आपको अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया, इसका मतलब आपका आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है। और इसके लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 की वजह से, और पुलिस के ऊपर ही कार्रवाई हो जाएगी।
तो ये है एक होता है कि शक के आधार, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे गतिविधियां, आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर शक है कि ये व्यक्ति हो सकता है आतंकवादी कार्य गतिविधियों में या किसी देश के खुफिया जानकारी को किसी दूसरे देश के साथ साझा कर रहा है। इस केस में पुलिस किसी व्यक्ति को शक के आधार पर ही पकड़ सकती है, और पुलिस को ये पावर है कि उस व्यक्ति को वो 6 महीने 6 मंथ उस व्यक्ति को बिना किसी कोर्ट में ले जाए उस व्यक्ति को 6 महीने कहीं भी रख सकती है। ये होता है 2 तरीके से किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का तरीका। तो ये था हमारा वीडियो, आपका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 22। आने वाली वीडियोस में हम इसके अलग फर्दर पार्ट्स के बारे में डिवाइड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।